हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी इस एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर एस.टी. हसन, जो कि विधानसभा 26 से सांसद रहे हैं। जानते हैं सर से सर की जर्नी के बारे में। तो सर, सबसे पहले हमारी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा। जिंदगी का सफर या जी, पहले ज़िंदगी का बताइए कि सियासत आप का जैसे कि सफर? आप डॉक्टर थे, डॉक्टर से आपने सियासी सफ़र कैसे चुना। देखिए, मैं एक जनरल सर्जन हूँ। जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने एमएस जनरल सर्जरी की डिग्री ली और एमबीबीएस भी वहीं से करा था। जी जी जब यहाँ मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, उससे पहले मदीना मुनव्वरा में खैबर में मैं ये तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे नौकरी करी। जी हेल्थ मिनिस्ट्री से मैं वहाँ गया था। जी कुछ वजूहात की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी मुरादाबाद में। जी और मैंने कभी कॉमर्शियल प्रैक्टिस नहीं करी, जी क्योंकि मेरे वालिद की यही हिदायत थी कि तुम्हारे पास से कोई भी मरीज़ पैसे की वजह से वापस नहीं जाना जी चाहिए। जी बहरहाल वो सब चलता रहा। इस बीच 2002 में और 2001 में जी गुजरात में एक बड़ा भयानक दंगा हुआ। 2001 के आसपास। 2001 के आसपास एक मैगजीन में रात को पढ़ रहा था, जी बाद में तो बैन हो गई, कम्बैट कम्युनलिज्म। जी उस मैगजीन में वो हालात लिखे थे कि किस तरह से वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई और उनको किस तरह से बर्बाद किया गया और किस तरह से मारा गया गुजरात दंगे में। गुजरात दंगे। जी वो सारे वाक़यात उन्होंने लिखे थे। कोई बेकरी थी जिसके अंदर 22 आदमी थे और उस बेकरी में पानी भरा गया और 11,000 की लाइन से उसको जोड़ दिया गया। बेकरी को 22 के 22 जल गए, मर गए। टेम्पू में 14 आदमी जा रहे थे अहमदाबाद बड़ौदा हाईवे के ऊपर। जी उनको बांध कर तार से उनको जला दिया गया। एक औरत के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये मैगजीन में सब लिखा, मैगजीन के अंदर लिखा है। एहसान जाफरी साहब जो वहाँ के पूर्व सांसद थे, जी उनका कैसे मर्डर हुआ, वो पढ़ने के बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे भी छोटे बच्चे थे उस जी वक्त। जी और ये एहसास था कि अगर ये हालात आज गुजरात के हैं तो कल उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी यह था कि पढ़े लिखे मुसलमानों को सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। जी जी वहाँ से मेरा सफ़र सियासत का शुरू हुआ 2001 की मैगजीन के बाद। वो मैगज़ीन पढ़ने के बाद। जी क्योंकि हम दुनिया में काम धंधे में लगे रहें, दिन भर मेहनत करते रहें, क्योंकि उसमें ये भी लिखा गया था कि बड़े बड़े लोगों के रेस्टोरेंट थे, जी उनको कैसे बर्बाद किया गया और उनके मालिकों को रोटी नसीब नहीं होती थी और वो फाके कर रहे थे। ये भी गुजरात का वाक़या है। गुजरात के थे सब। तो वो मैगजीन में सारा कुछ उन्होंने लिखा था। जब से मैंने डिसाइड करा कि हम इस तरह से तो खिदमत कर ही रहे हैं, लेकिन कल को अगर हमारे देश के अंदर हमारे नागरिकों को ये वक्त आता है तो हम कम से कम उसके लिए तैयार हैं। उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं, इस काबिल तो हूँ। जी जी सियासत में कदम रखा और 2006 में, क्योंकि मैंने मुलायम सिंह यादव जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था उनकी राजनीति से। क्योंकि उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात करी और सबके हक की बात करी। जी तो अचानक एक दिन रमज़ान का टाइम था जी सहरी के बाद मेरे पास फ़ोन आता है। हमारे ज़िला अध्यक्ष जावेद अली खान साहब थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, नेताजी बात करेंगे या शिवपाल जी बात करेंगे, आप मना मत करना। यस। थोड़ी देर में फ़ोन आ गया और शिवपाल जी ने कहा कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आप चुनाव लड़ेंगे 2006 में मेयर का चुनाव। मैंने कहा, साहब मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ, ना मेरी कोई तैयारी है। जी
मुझे आप आगे कभी देख लेना। जी जी। तो क्या नहीं, ये तो निर्णय ले लिया नेताजी ने और आपको तो लड़ना है। नेताजी ने पहले फैसला कर चुके थे इस बात का। हम सब तैयारी हम लोग करा देंगे, जी ज़्यादा मना करना भी मुनासिब नहीं था। और मैंने चुनाव के मैदान में कदम रखा, अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और उसमें मैं विजयी घोषित हुआ। मैं मुरादाबाद का मेयर बन गया 2006 में। 2006। ये फर्स्ट कदम था आपका। जी जी। मेयर बनने के बाद बहुत से ऐसे काम करे जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुए थे मुरादाबाद के अंदर। जी, जैसे बताएंगे सर। जैसे उस वक्त तक यहाँ पे ना तो कोई स्ट्रीट लाइटें थी, मुरादाबाद में। मैंने उसको शुरुआत करी। जी और जो प्रकोप कुत्तों और बंदरों का था, जैसे आज भी आप देख रहे हैं, जी जी। तो मैंने इजाज़त लेके और कुत्तों और बंदरों को पकड़वाया और जंगलों के अंदर छुड़वाया जी, मुरादाबाद सिटी से। शहर से। जी और काफ़ी उनका असर कम हो गया और लोगों को बहुत राहत महसूस हुई। जी। और बहुत से काम इस तरह के करे। तो सफाई में हमने बहुत ध्यान दिया। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक असेसमेंट करती थी जी कि हिंदुस्तान में बेस्ट सिटी कौन सा है डेवलपमेंट के मामले में जो बेस्ट सिटी होंगे और सैनिटेशन के मामले में, जी। सफाई और डेवलपमेंट। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया बेस्ट सिटी का 2006 में। 2006 में मीडियम और स्मॉल शहरों में जी जी बेस्ट सिटी हमारा डिक्लेयर हुआ। ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात थी। जी जी। बहरहाल फिर सियासत में और जिस तरह का माहौल मैंने वहाँ पर देखा, तो मैंने ये तय किया कि मैं अब मेयर का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी। तो मैंने फिर डिक्लेयर कर दिया मुझे नहीं लड़ना। मैंने चुनाव नहीं लड़ा, जी अपने काम में लगा रहा। 2014 में नेताजी ने मुझे एमपी का टिकट दिया। उससे पहले उन्होंने 2009 में भी मुझे एमपी का टिकट दिया था। जी जी। और किसी दबाव में आकर नेताजी ने वो टिकट तकरीबन 1.5 महीने बाद कैंसिल कर दिया। तो मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने कैंसिल कर दिया 2009 में। 2009 में। जी उधर मायावती जी चीफ मिनिस्टर हो गई थी। मायावती जी ने अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजा मेरे पास, जी शैलेश कृष्णा नाम था उनका, और एक नवनीत सहगल थे। जी। शैलेश कृष्णा साहब तो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नवनीत सहगल साहब हैं। जी। उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, बहन जी की, बहुजन पार्टी में। और हम आप जैसा चाहें वैसा हम करेंगे। तो मैंने कहा मैं पहले मुलाकात करूंगा बहन जी से, मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप लखनऊ आ जाइए फला दिन। मैंने उनसे ये बात भी पूछी कि ऐसा तो नहीं जूते उतरवा के फर्श पे बिठा दें। जी जी, ना उधर का हो ना इधर का। हाँ, तो उनका नहीं साहब, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। जी। बहरहाल मैं गया और उस वक्त मायावती जी आजमगढ़ में रैली करने गई थी और वो आई, हमें बाकायदा सोफों पे बिठाया गया। तो उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। मैं यहाँ आप मुरादाबाद आई थी तो मैं शहर इमाम साहब के साथ आपसे मिला था। बोली आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा साहब शहर मुरादाबाद का कम्प्रिहेंसिव विकास, समग्र विकास चाहता हूँ। जी जी। एक भी सड़क टूटी ना मिले, लाइटें सब सही हो। बोली ये तो मेरी भी एजेंडा है, मैं भी ये चाहती हूँ, हो जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि साहब ओबीसी के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन अलग कर दिया जाए। 28% ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ था मंडल कमीशन से, जी। और मुसलमानों को मुश्किल से 2% भी नहीं मिलता 28% में से। और जबकि मुसलमानों का हक उसके अंदर तकरीबन 8.5 और 9% आता है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि ये हमने पहले भी करा था, और मैंने कहा आपकी फिर सरकार चली गई थी और बाद में जो सरकार आई उसने ख़त्म कर दिया था। बोली ठीक है हम इसको भी करेंगे। तीसरा मैंने कहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मुरादाबाद के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप बना दीजिए, उसकी एक फ्रेंचाइजी टाइप की। हाँ, नहीं तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बना सकते हैं। जी। मैंने कहा माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बना दी है। हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है और
इलिटरेसी भी है, जहालत और भी है। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है मुरादाबाद में। तो बोली अच्छा हम विचार करेंगे। मैंने कहा आप असेंबली से पास करेंगी और ज़मीन का आवंटन होगा और बाकी फंड्स आएंगे, कुछ आप करेंगी, कुछ हम चंदे से जुटाएंगे। जी। तो वही अच्छा हम इस पर हम विचार करेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था तो एक बार फिर सतीश कृष्णा जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मंचों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप ऐलान कर दें। मुझे बहुत खुशी हुई। जी। मैंने ऐलान कर दिया कि हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के ये अंदर वाक्य 2009 का ही है सर। बनाने जा रहे हैं। 2009 के बाद का। जी 9 के बाद। जब हमारा कैंडिडेट यहाँ से हार गया तो फिर मैंने बहन जी से मिलने की बहुत कोशिश करी। हमेशा बाबू सिंह कुशवाहा जी से मुलाकात होती थी और हम उनसे यही अपनी डिमांड कहते थे कि हमसे 3 वायदे करे थे, किसी एक को पूरा किया जाए। कोई तो पूरा किया जाए। जी। तकरीबन 9वीं या 10वीं मुलाकात में उन्होंने हमसे एक ऐसी बात कही जिससे कि हमें बहुत तकलीफ हुई। वो बात क्या थी सर, बता सकते हैं क्या? चलिए हम बता देते हैं। उन्होंने ये कहा कि बहन जी ने हमसे कहा है कि जब भी मेयर साहब आते हैं तो मुसलमान की बात करते हैं। जी। हमने मुसलमान के लिए बहुत करा है लेकिन मुसलमान से हमें कुछ मिला नहीं। जी। जबकि मुसलमान वोट देते थे। उनको ऐसा लगता था कि मुझे मुस्लिमों से तो benefit हमें इस है। बात की तकलीफ हुई कि जी। इस तरह से मुसलमानों को नहीं कहना चाहिए। मुसलमान तो वोट दे ही रहा है। वो जाहिर है इसी एटीट्यूड की वजह से मुसलमान हट गया था उनके पास से, समाजवादी में आ गया था। तो दिल तो उचाट हो ही गया था। एक दिन अचानक फ़ोन आया मेरे पास कि नेताजी बात करेंगे। मैं शाहजहाँपुर से लौट रहा था, मैंने गाड़ी रुकवाई तो नेताजी बोल रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी। जी। और नेताजी ने कहा कि मेयर साहब घर वापस आ जाओ। मैंने कहा साहब मैं गया तो कब था, मुझे तो लोगों ने भगा दिया। जी। जी। मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें रची। बोले अरे छोड़ो सब पुरानी बातें, मैं तुम्हारा नेता हूँ या कोई और है। नहीं कहनी आप ही हैं और आप ही रहेंगे, ज़िंदगी भर आप ही को मैं नेता मानता हूँ। खैर मैं उनसे मुलाकात हुई, सब बातें हुई और नेताजी ने मुझे दोबारा ज्वाइन कराया आगरा के अंदर। ये किस सन की बात है सर? ये तकरीबन बात है 2012 की, 2012। 11-12 की होगी या पहले थी, 12 से पहले की होगी। बहरहाल हमने वो ज्वाइन कर लिया। जब से समाजवादी में चले आ रहे हैं। 2014 में नेताजी ने हमें टिकट दिया, उसमें हम बीजेपी से पराजित हो गए 2014 में। 2014 में। और उसके बाद दोबारा अखिलेश यादव जी ने मुझे 2019 में टिकट दिया और यहाँ की जनता ने मुझे भारी बहुमत से जिताया। काफ़ी बड़ी जीत थी सर वो 2019 की। काफ़ी बड़ी जीत थी। जी। पार्लियामेंट के अंदर मुद्दे रखे हमने और पार्लियामेंट में ये रिकॉर्ड मुझे भी नहीं मालूम था। वहाँ के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने बताया जी। कि सांसद जी जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, जब से आज तक कोई भी यूपी से इतनी बार पार्लियामेंट में नहीं बोला जितनी बार आप बोले, आपने मुद्दे उठाए। बहरहाल मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने उठाए और लोगों की बात करी। बहुत से काम हुए भी, क्योंकि सरकार सेंटर में हमारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत से काम करे। जैसे कि पीएनजी गैस शहर में नहीं आ रही थी। जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से खुद मिला, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका ऑर्डर करा कि सेंट्रल मुरादाबाद में भी पीएनजी गैस की सप्लाई की जाए। और मेरा पीली यही थी कि यहाँ पे कारखाने हैं, भट्टियाँ हैं, कोयले से चलती हैं और हमें कम से कम सब्सिडी की रेट पे हमारे कारखानेदारों को ये गैस दी जाए जी। ताकि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और मुरादाबाद का पॉल्यूशन भी कम से कम रहे। बहरहाल वो डिमांड उन्होंने मेरी पूरी कर दी। एक बहुत पुरानी डिमांड मुरादाबाद की थी पिछले 50 साल से कि मुरादाबाद से कोई डायरेक्ट ट्रेन बॉम्बे की नहीं थी, जी। जिसके लिए मैं तकरीबन 5 बार मैंने
पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट में ये मुद्दा मैंने भी सुना है सर। और फिर मैं रेल मिनिस्टर थे उस वक्त, पीयूष गोयल जी रेलवे जी। मिनिस्टर थे, उनसे मैं मिला भी। लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं वो मिसगाइड बहुत करते हैं। मेरी अगर आप आखिरी स्पीच सुनेंगे, पहली बार उन्होंने मुझसे ये जो जवाब दिया जो हमने पार्लियामेंट में बोला, तो उन्होंने यही लिखा कि साहब मुरादाबाद के अंदर कोई वॉशिंग फैसिलिटी नहीं है। मैंने इसको और रिसर्च करा तो पता ही चला मुरादाबाद के अंदर 2 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे वॉशिंग फैसिलिटी हो सकती थी, एक दलपतपुर और एक हरतला। जी। पहले यहाँ के लिए सैंक्शन भी हुआ था कांग्रेस की सरकार में। मैंने फिर पार्लियामेंट में उठाया और मैंने ये अल्फाज कहे उनसे कि मंत्री जी आपके अधिकारियों ने ये जवाब दिया है और अब मुझे यकीन है कि अधिकारी ये जवाब देंगे कि इस रूट पे कंजेशन बहुत है। आपको हैरत होगी, एग्जैक्ट यही जवाब मेरे पास आया कि इस रूट पे जो कंजेशन बहुत है। तो फिर मैंने अल्टरनेट रूट बताए कि जो काठगोदाम से गाड़ी आ रही है वो चंदोसी होती मुरादाबाद होके और फिर जाए। वो काम जब जाके पूरा हुआ और हफ्ते में एक बार वो ट्रेन चल रही है और फुल जाती है। जी। से ऐसे काम थे जो सरकार ने मेरे कहने पे कर दिए। देखिए, इसके अलावा यहाँ की बड़ी समस्या में थी, यहाँ की रोड्स बहुत ख़राब थी और जो नेशनल हाईवे है जो काशीपुर जाता है मुरादाबाद से, जी। और वो काशीपुर से आगे कॉर्बेट नेशनल पार्क होता हुआ आगे चला जाता है उत्तराखंड में। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया, 2 बार उठाया। इसमें बीच में एक पुल पड़ता है ढेला नदी के ऊपर, वो बहुत जर्जर हालत में था। सर बहुत पुराना पुल है वो। बहुत पुराना है, जर्जर हालत में था। बल्कि मैंने ओम बिरला जी चेयर पे थे, मैंने उनसे कहा कि अध्यक्ष जी हो सकता है किसी दिन आप किसी हादसे की खबर सुन लें अखबारों में उस पुल के ऊपर। जी। तो उन्होंने वो पुल भी ठीक कराया, लेकिन हाँ, रिपेयर हुआ सर उसका। लेकिन जो परिवहन विभाग से नितिन गडकरी जी का लेटर आया, उन्होंने लिखा कि हम इस हाईवे को 4 और 6 लेन में तब्दील कर रहे हैं। जब हम करेंगे तो पुल तो अपने आप ही हमें और बनाना पड़ेगा, दूसरा पुल भी बनेगा। मेरी डिमांड ये थी कि वहाँ पे जाम लगते हैं, एक पुल और बना दिया जाए। तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और मैं यही चाहता था, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि विदेशों से पर्यटक आते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं, और ये सड़क ऐसी है कि अगर एम्बुलेंस में कोई मरीज़ जा रहा है तो शायद वो जिंदा अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा, जैसी हालत जो हालत थी। जी। उसकी भी रिपेयर हुआ और वो हाईवे भी अब बनना शुरू हो गया, काफ़ी हद तक बन भी रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे मैं उठाता रहा और जाहिर है जितना मैं कर सकता था मेहनत, अगर सरकार होती तो मैं सब काम वैसे ही करा देता। कितनी जो टेरिटरीज में जो हमारी सड़कें थी वो हमने कराई। एक बमनिया से एक पुल बनवाया। तो ये सारे काम वहाँ से हम लोग करते रहे। और जाहिर है फिर आखिर में नेक्स्ट सीज़न के लिए हमारा टिकट काट दिया। अच्छा सर, 2019 में आपने सांसद के इलेक्शन में लड़े, आपको काफ़ी अच्छे बहुमत से जीत भी मिली। और अब लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ सर, उसमें टिकट ना होने की वजह कुछ? अब देखिए, माइक पे तो मैं आपसे नहीं कहूँगा। जी जी। लेकिन सियासी वजहें थी। सियासी वजह और भी कुछ वजह रही होगी। अखिलेश जी हर हालत में चाहते थे मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन उनके ऊपर हमारे किसी बड़े नेता का बहुत दबाव था। और इतना दबाव था कि अखिलेश जी उसको बियर नहीं कर पाए। उसके बाद भी उन्होंने मुझे कहा, कई बार कहा कि रामपुर से लड़ लीजिए। तो रामपुर में आजम खान साहब को मैं बड़ा मानता था अपना जी, उनके लिहाज से मैंने मना किया। अखिलेश जी ने फिर मुझे यहाँ का टिकट दे भी दिया, मैंने पर्चा भी भर दिया, लेकिन फिर उनके ऊपर ऐसा दबाव आया कि किसी दूसरे को मिला टिकट जी। फिर अखिलेश जी ने मुझसे रामपुर के लिए भी कहा, बाद में मुझसे मेरठ के लिए भी कहा कि आप मेरठ से चुनाव लड़ लें। मेरठ मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था, मैं जानता भी नहीं। जी जी, सही नहीं था, ऐसे में सही नहीं था। बहरहाल मैं तो मानता हूँ कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी और हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने वाले लोग हैं। जी। अच्छा सर, एक सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन को जो फेस करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है?
देखिए, जो इग्नोरेंस है ना, जी पॉलिटिशियंस के पास ऐसे ऐसे काम लोग लेके आते हैं। किसी का मुकदमा चल रहा है तो ये चाहेंगे कि साहब जज साहब से सिफारिश कर दें। जी ये तो गलत है ना, जज साहब बिल्कुल से तो कुछ सिफारिश कर ही नहीं बिल्कुल सकता। सही बात है। एमपी का काम नालियों की सफाई कराना नहीं है, सड़कें बनवाना नहीं है शहर की, महानगर की। जी वो काम मेयर का है शहर के लिए। बिल्कुल सही बात है सर। वो लेके आ जाते हैं। सुबह ही सुबह के साथ मेरे घर में शादी है, वो चूना पड़वा दिए, ये काम करा दिए, अच्छा वो सर, काम ये करा डिमांड दिए। आती लोगों की? सब हर किस्म की डिमांड आती थी। तो वो मैं समझता था कि इनको पता ही नहीं है कि एमपी की क्या काम है एमपी की क्या और वैल्यू होती है, क्या वर्क होता है। मेयर की क्या काम है। जी, मैं तो दोनों ही रहा ना, जनता को भी ठीक से ही नहीं पता कि किससे क्या काम करवाना क्या है। काम करवाना है। अच्छा सर, एक पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या होती है? देखिए, पॉलिटिशियन 100 में उसने अगर 90 काम 99 काम कर दिए हैं जी और एक काम नहीं कर पाया वो, जी जी। तो 99 कामों पे पानी फिर जाता। अच्छा, वो उनकी काउंटिंग नहीं करते लोग, उसकी नहीं करते। उसकी करेंगे जो नहीं हुआ है। जी। अब तो सर फिर से अपने अपने डॉक्टरी का काम फिर से स्टार्ट हो गया है, या जब आप मैंने सांसद थे तब भी करते थे? मैंने कभी छोड़ा भी नहीं था। अच्छा मेयर था जब भी प्रैक्टिस करता था, सांसद था जब भी प्रैक्टिस करता था, जी और आज भी करता हूँ अल्लाह के फजल से। कभी कॉमर्शियल प्रैक्टिस करी नहीं, खिदमत के जज्बे से काम करा और अल्लाह ने नवाजा, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो आपकी लाइफ में से जुड़ा हो बहुत ज़्यादा, जो आपको यादगार हो। देखिए, वाक़यात तो बहुत हैं। जी बहुत सी जगहों पे ऐसा एहसास होने लगा था जी कि शायद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन एक वाक़या ऐसा ज़िंदगी में मेरे सामने पेश आया। यहाँ से करीब में एक गांव सिरसवा है। उस समय बहुत एक्टिव सियासत में भी नहीं था। जी रात में वहाँ पे लोगों पे हमला हुआ। मुस्लिम गांव है, जी वहाँ 6 लोगों को कत्ल कर दिया गया। लड़कियों के साथ ज्यादती की गई और उनका पता नहीं था कि छीना झपटी जब उन लोगों से हुई तो एक पुलिस की कैब वहाँ पे मिली थी, हमें मुझे अच्छी तरह याद है। और जिन्हें मारा था वो चारपाइयों पे पड़े थे, डंडों से भी मारा। अच्छा, डेड बॉडी थी सर वो? नहीं तो ख़त्म ही हुई, तो जी। पोस्टमार्टम के लिए चली गई। जी किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की पसलियाँ टूटी हुई हैं, और उनके आंसू जो थे मुझसे देखे नहीं गए। जितना बिलबिला रहे थे वो, और जाहिर है मुझे सभी लोग जानते थे वहाँ पे, जी मेरा अपना इलाका है, कि डॉक्टर साहब हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, हमें किस तरह से बचा लिए। तो वो वाक़या एक ऐसा था, मैंने फिर ये तय करा कि इनका इलाज मैं करूँगा और फिर ही सर, पता नहीं करूँगा। चल पाया वो किन लोगों ने किया था? पुलिस ये कहती है कि वो बाबरिया गैंग था। अच्छा ये लोग फुल मून या अंधेरी रात होती है, ये ऐसा क्राइम करते हैं, लेकिन आज तक कोई पकड़ा नहीं गया उसमें। सर, तो वो गैंग भी तो कहीं ना कहीं की होगी ना, ये तो पता चला वो लोगों को। अब वो वारदात करके इधर से वो घुमंतु जाति के होते ही हैं, जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन पुलिस का फेलियर रहा उसके अंदर, टोटल फेलियर रहा। अच्छा, कब आ गया सर ये साहब मेरे ख्याल से हो गया 26-27 साल हो गए इस बात को। बहुत पुरानी बात। सियासत का मुद्दा, सियासत का या अपनी लाइफ का, जैसे कि आप देखते रहते हैं कि कहीं कुछ दंगे हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे माइंड में रहती हैं। देखिए दंगे तो जाहिर तकलीफ दे होते ही थे। जी जी, हिंदू मुस्लिम दंगे, ये तो क्लियर पता चल ही गया है कि आपको जो गुजरात दंगे से आपके माइंड में ये हाँ। आया, पॉलिटिशियन में जो अपने देखिए entry की है। सबसे बड़ा जो तकलीफ है मुझे ज़िंदगी जी। में मुझे, कि देश की सियासत जो है वो नफरतों की सौदागरी पे टिक गई है। आज देश सिर्फ भाइयों को, सियासी लोग भाइयों को लड़ाकर वोट को पोलराइज कर रहे हैं। लोग कभी ये नहीं बताते कि हमने ये काम करा, हमने ये डेवलपमेंट करा, ये विकास करा, हमने इतने रोज़गार दे दिए, पॉल्यूशन पे बात ही हमने नहीं। क्या करा। जबकि बाहर के डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बात होती इन चीज़ों के ऊपर, वो बातचीत यहाँ नहीं होती। यहाँ क्या होता है, हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान करते करते नफ़रतें इतनी बढ़ गई जो आप आजकल देख रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है। रेगुलर चल रही सर ये चीज़ें। वो शर्मनाक है हमारे जी। देश के लिए। हम सब प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन ये
5 या 10% लोग 90% पे क्यों हावी हुए? क्योंकि सरकार का सपोर्ट मिला इन्हें। जी जी। लोग नहीं चाहते एक दूसरे से नफरत करना, दंगे फैलाना। नई टर्म लव जिहाद आ गई भाई। जवानी में, टीनेज ग्रुप में लोग एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और ये जब से इंसान बना है, जब से इतिहास है कि जब से लैला मजनू, शीनी फरात, क्या क्या नहीं हुआ। जी जी। अब जब बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है कि आपने दूसरे धर्म के आदमी शादी कर ली, या आपने ये गलत काम कर दिया इतना, तो कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था कि हिंदू है या मुसलमान। उसे लव जिहाद की नाम दे दिया गया लव जिहाद की और पीढ़ी लग गई। एक्सप्लॉइट करने लगे, कि प्रताड़ित करने लगे। हिंदू भाइयों को ये डराया जाने लगा कि अब तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, ये तो इतने लोग यहाँ पे वो धर्म बदल लेंगे। जी जी। 20% लोग क्या 80% पे हावी हो सकते हैं? नहीं। ये जनता को सोचना चाहिए। अपना प्यार मोहब्बत हम अगर बर्बाद करेंगे, तुम उस जगह पे मत लेके जाओ हिंदुस्तान को। मैंने सीए जब आया था, मेरी स्पीच सुनना आप पार्लियामेंट में, जी और मैंने कहा था आप हिंदुस्तान को उस जगह मत लेके जाइए जहाँ इंसान को इंसान से डर लगने लगे। जी जी। कोई मामूली आबादी मुसलमानों की नहीं है इस देश के अंदर। 20 से 30 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं। जी। अब ये तय आप कर लें, ये प्यार मोहब्बत से रहना है या नफरतों से रहना नफरतों से है, रहना है। देश हित में क्या है वो तय कर लें। जो देश के लिए ज़रूरी है वो वो उस पर करें। ध्यान दिया जाए। और मैं यकीन और दावे के साथ इस बात को आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे, जी कि हमारा देश उस वक्त तक विकसित भारत नहीं हो सकता, सुपर पावर नहीं बन सकता, जब तक हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग इस देश के अंदर हैं। देश के अंदर है। हमने देखा है, डॉक्टर हूँ, हमारा तो वो देश है जहाँ हिंदू मुसलमान को अपना खून दे के जान बचाते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों को खून दे के जान बचाते हैं। हम एक दूसरे के लिए सारी कुर्बानियाँ देते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कोटद्वार में जो वाक़या हुआ, दीपक कुमार ने उस मुस्लिम भाई को बचाया, जी जी। खड़ा हो गया कि मेरा नाम मोहम्मद मोहम्मद दीपक है। दीपक है। सब पूरे हिंदुस्तान ने उसे अप्रिशिएट करा। आज भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मस्जिद में वेल्ड कर दिया गया और वहाँ के स्टूडेंट ने बाहर इफ्तार करके नमाज़ पढ़ी, तो पीछे घेरा करके हिंदू लड़के खड़े हो गए कि इनको कोई नुकसान ना हो सेफ्टी के जाए, लिए। उनकी हिफाजत करी जी उन्होंने। जी। इस माहौल में भी ये है। तो हमारा प्यार मोहब्बत कोई मिटा नहीं सकता। ये वक्ती बातें हैं, धार्मिक ब्लैकमेल करते हैं, जी। उसमें लोग बह जाते हैं जज्बात में, वोट बैलेंस बनाते हैं। बस। अच्छा सर, जैसे हिंदुस्तान में एक केरला स्टेट है और यूपी है, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है फिर? देखिए वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जी पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, इसलिए वहाँ पे ये कम्युनलिज्म नहीं है। वहाँ पे असल मायनों में लोग हिंदुस्तानी हैं। जी। मेरा मज़हब मेरे घर के लिए, आपका मज़हब आपके घर के लिए है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है, वहाँ पे तो हम सब एक होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। देश पे आँच नहीं आनी चाहिए, हमारे देश की इज्जत और आबरू पे आँच नहीं आनी चाहिए। अच्छा सर, इस सबको बेहतर कैसे करा जा सकता है? देखिए, ये जनरेशन, नई जनरेशन खड़ी हो, एजुकेशन आम हो, कंपलसरी हो, जी और ये जनरेशन इस बात को समझे और बताए कि लड़ने से, आपस में दंगे करने से, दुश्मनियाँ करने से आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। जी जी, बिल्कुल हो रही हैं सर। कोई माहौल ये पैदा ना कर दे कि उस मोहल्ले में मत जाना, वहाँ मुसलमान रहते हैं, मुसलमान के इधर मत जाना, वहाँ हिंदू लोग रहते हैं। जी। ये माहौल कभी नहीं था हमारे देश का। आज ये सियासत वहाँ पे ले गई है, देश को पीछे ले गई है। जाहिर सी बात है। अब इतिहास में चले जाइए, 500 साल पहले क्या हुआ था, 350 साल पहले क्या हुआ था, उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ आज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ये नहीं बताते कि औरंगजेब ने कितने मंदिरों को दान दिया, कितने मंदिरों को जायदादें दी, ये तो बताएंगे नहीं। कि उसने जजिया टैक्स लगा दिया, माना मैंने गलत है, जी। तो तुम कम से कम एजुकेशन के अंदर तो नफरतें मत फैलाओ। अच्छा सर, युवाओं के लिए कोई संदेश? मैं तो युवाओं से यही कहता हूँ कि देश को संभालना अब तुम्हारा काम है, हमारी ज़िंदगी गुजर गई, जी।
अगर कम्युनल राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति बंद नहीं हुई तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश फिर गुलामी के रास्ते पे चल पड़ेगा। चलिए सर, थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।